स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। राहुल प्रियंका गांधी कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक कंपनी बाग पर किसान रो रहा है, चौकीदार सो रहा है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कैंडल जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसमें संस्थान के प्रदेश सचिव कमल भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के जिलाध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ कृष्ण कुमार खंडेलवाल, राहुल प्रियंका के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गोपाल जायसवाल, शहर अध्यक्ष दिलीप जगरावत, जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर किसान आंदोलन में सहयोग प्रदान किया और अगले कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राहुल प्रियंका गांधी कांग्रेस सेना की द्वारा आज किसानों के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों का साथ देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी के आदेश पर और कांग्रेस पार्टी के परम आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेश पर हम लोग सब किसानों के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ साथ विधाता भी। हमें किसान मेहनत मजदूरी करके और हवाई जहाज में घुमाता है, राजनीति कराता है और एसी में सुलाता है व्यापारियों को और लग्जरी कारों में घुमाता है। जो ये काला कानून केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी सरकार द्वारा जो लाया गया है, बिल पास किया गया है, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है किसान को वो ये रहा है कि किसान अगर मान लो किसान की जमीन में ये सरकार खरीद लेगी सामान को तो फिर मनमानी रेट एक चंद लोगों के हाथ में देने के बाद वो जो चीज़ बाजार में 10 रुपए की बिकनी चाहिए वो चीज़ वो मनमानी तरीके से 20-30 रुपए 50 रुपए में जैसा मर्जी रेट निकालेगा। जैसा कि अभी होता है, कोई भी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद तुरंत प्रभाव से लोहे में 20 रुपए किलो की तेजी आ गई। क्यों आ गई? तो छूट दे दी जाती है। तो ये नाच चंद देने का जैसे पहले चलता रहा है, जैसे 70 सालों से चलता रहा है किसान के लिए। हमेशा किसान मंडियों में जाता है, बेचता है, उसको जो भी होता है सस्ता मिलता है चाहे महंगा मिलता है, लेकिन वो सुखी है। अब चंद लोगों में जब वो चला जाएगा तो उसमें उनको ये डर भी है। और डर भी क्या सच बात है, ये जो बिल जो पेश किया गया है इसका जो नतीजा सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किसान की जमीन को अपने हाथ में लेकर के उसको मजदूर बनाने वाली बात हो रही है। फिर इनके अंडर में जो आदमी जिसको ये हाथों में दिया जाएगा उसके अंडर में आके नहीं ये लोग मजदूरी के रूप में काम करेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। आज 3 दिन पहले अलवर शहर में हुई पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में हुआ खुलासा। लक्ष्मणगढ़ थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल राजपाल की हत्या के मामले में अलवर जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि हेड कांस्टेबल की हत्या भरत लाल उर्फ भरतू रविंद्र उर्फ रवि नाम के 2 लोगों ने की है, जो इसी के ही साथी हैं। राजपाल इनके साथ बैठकर शराब सेवन का आदी था। ऐसे में रविंद्र और भरत ने आपसी कहासुनी के बाद गला घोंटकर हेड कांस्टेबल राजपाल की हत्या कर दी और अपनी गाड़ी में उसकी लाश ले जाकर फेंक दी ताकि किसी को भी शक न हो। दोनों से की गई गहन पूछताछ में कबूला गया जुर्म। 9 तारीख को सुबह तकरीबन 7:30 के बजे आसपास कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक लक्ष्मणगढ़ में पदस्थापित हेड कांस्टेबल राजपाल का जो शव है वो वहां पे अंबेडकर नगर रोड पे बीरा गार्डन के पीछे मिला था, जिस पर तुरंत मौके पर लोकल पुलिस, थाना पुलिस के साथ साथ उच्च अधिकारी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ नॉर्थ विकास सांगवान और मैं पहुंचे थे। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाकर उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पूर्ण कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में अनुसंधान जारी रखते हुए राजपाल के जितने भी साथी थे जो जिनके साथ वो अक्सर उठता बैठता था और अपना समय बिताता था, उनसे पूछताछ की। 2 लोगों को इस केस में हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक भरत लाल है और एक रवि है। भरत लाल एनईबी क्षेत्र में ही एनईबी पुलिया के नीचे एक शटरिंग की दुकान करता था, जिसमें लोडिंग व्हीकल का ड्राइवर रवि था। इन दोनों ने दारू पीकर इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें इन्होंने गला दबाकर हत्या की है। जिस पिकअप में ये लोग अपने गोदाम से लेकर उसको ये अंबेडकर नगर मौका वारदात जहाँ पे मिली है हमें लाश, वहां तक छोड़कर आए हैं, वो पिकअप भी हमने इनसे बरामद की है। और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर की जो रूट चार्ट है वो भी इस चीज को, इस तथ्य को प्रूव करते हैं कि इन दोनों ने मिलकर
उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को अंबेडकर नगर बीरा गार्डन के पीछे सुबेरे अर्ली आवर्स 11 तारीख को फेंक के गए थे। पिछले 2 दिन से चल रही लगातार सर्द हवाओं से तापमान 10 डिग्री नीचे चला गया है। ऐसे में ठंड बढ़ जाने के बाद मंदिरों में भगवान को गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं ताकि भगवान को ठंड ना लगे। हरि बाबा सत्संग भवन मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान को भाव से ही महसूस किया जा सकता है। ऐसे में जब हमें सर्दी लगती है तो भगवान को भी लगती है। तेज सर्दी होने पर कंबल भी उड़ाया जाएगा। सर्दी शुरू हो गई है, अभी आपने गर्म वस्त्र भगवान की जो प्रतिमा है उनको पहना है, क्या धारणा है इसके पीछे पंडित जी? देखो जी, हम प्रभु को साक्षात मानते हैं। जिस तरह से हमको सर्दी लगती है उसी तरह से भगवान को सर्दी लगना मान करके इनको कपड़े पहनाए जाते हैं जी। गर्म कपड़े पहनाते हैं। सर्दियों में गरम गरम पकवानों का भोग लगाते हैं जी। और सर्दी में बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं उस तरह से भगवान कपड़े पहनाएं और इन्हें साक्षात प्रभु माने, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी, तभी हमारा कल्याण है। बिल्कुल। तो गर्मियों में गर्म कपड़े, मतलब जो ठंडे कपड़े रहते हैं वो पहनाते हैं आप? गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनाते हैं, शॉल वगैरह नहीं उड़ाते। सर्दियों में शॉल उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा। अभी जैसे और तेज सर्दी पड़ेगी तो फिर कुछ और चेंज करेंगे? अगर और तेज सर्दी पड़ती है तो कंबल भी हम उड़ाएंगे। ठीक है। श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा रविवार को पुराना बर्फखाना रोड पर स्थित राजगुप्ता सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अजय अग्रवाल थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक गोपी चंद्र जी शर्मा ने की। इस अवसर पर शहीद चंद्रशेखर आजाद द्वारा आजादी के योगदान पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है? सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है, और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार? व्यूज में स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पुराने समय में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन सिनेमाघर इस समय अपनी बदहाली पर रो रहा है। एक जमाना था जब सिनेमाघर गुलजार रहते थे। सिनेमाघर में काम करने वाले लोग ही नहीं बल्कि आसपास के दुकानदारों को भी रोजगार मिलता था। पर डिजिटल दुनिया के चलते लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन सिनेमाघर आज वीरान हुआ पड़ा है। सिनेमाघर के संकट पर देखिए माध्यम टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं समय बड़ा बलवान है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि आज हम यहाँ खड़े हैं, ये अलवर शहर का अशोका टाकीज जो अपने आप में बहुत बड़ा और जाना माना टाकीज था। यहाँ एक ज़माना था जब यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, कोई भी फिल्म लगती थी, क्योंकि मनोरंजन का एक बड़ा साधन यही था। और जब यहाँ फिल्में लगा करती थी तो बड़ा रश हुआ करता था, बड़ी भीड़ हुआ करती थी। कई बार तो यहाँ हाउसफुल हो जाता था और एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ती थी। 1000 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था थी इस टाकीज में। और आज आप देख रहे हैं कि एक डिजिटल दुनिया ने सिनेमा की जो दुनिया है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और ये टाकीज बिल्कुल बंद पड़ा है। और अब मनोरंजन का जो बड़ा साधन था वो अपनी बदहाली खुद बता रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शीश राम यादव जी हैं, जो यहाँ हेड क्लर्क थे बुकिंग के।
वो बताएंगे कि किस तरीके की रौनक हुआ करती थी। श्री राम जी, किस तरीके की रौनक हुआ करती थी? रौनक तो साहब यहाँ सुबह से शाम तक हजारों आदमी आते थे और अपना मनोरंजन भी करते थे, लेकिन समय का बदलाव इस तरह से आया कि सबसे बुरी दुर्गति अगर हुई है तो इस ज़माने में या तो एसटीडी की हुई है या सिनेमा हॉलों की हुई है। बिल्कुल सही बात है। एसटीडी पहले घर घर आंगन आंगन में आपको गली गली में मिल जाती थी देखने को। मनोरंजन का साधन सिर्फ सिनेमा ही था। शहर में सिनेमा और गांव में रेडियो, इसके अलावा और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। आम आदमी सिनेमा के अलावा कहीं मनोरंजन कर नहीं सकते थे और नई पिक्चर पे तो विशेष तो आपने तो एक 2 दशक और 3 दशक का एक बड़ा लम्हा यहाँ टाकीज में निकाला है, तो आपने तो यहाँ बड़ी खुशहाली देखी होगी, आसपास के इलाके भी यहाँ खुशहाल रहे होंगे। जब शो छूटता होगा तो कितनी रौनक रहा करती होगी बाजार में? 1000 आदमी कम से कम अंदर से बाहर जाते थे और 1000 ही बाहर से अंदर जाते थे। तो जब पिक्चर छूटती थी तो पूरे इस चौराहे पे जितने भी दुकानदार थे सबके चेहरे पे मुस्कान रहती थी कि बाहर से जो भी हजारों आदमी आते थे तो कुछ न कुछ कोई न कोई दुकानदारों की दुकानदारी भी होती थी। सिनेमा तो चलता ही चलता था, सिनेमा से जुड़े हुए आदमी थे। कितने ही परिवार यहाँ बाहर मंदिर वाले हैं, इधर साइड वाले हैं जो पार्किंग का काम भी करते थे, सिनेमा पे तो होता ही होता था। तो सबकी रोजी रोटी चलती थी। बहुत यहाँ 56 आदमियों का स्टाफ था, 56 परिवार वो पल रहे थे, सिनेमा मालिक पल रहे थे, बाकी बाजार से जो जुड़े हुए जितने भी यहाँ दुकानदार थे सबको 10-20% की आवक होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा साथियों आपने कि किस तरीके से ये जो मनोरंजन का एक बड़ा साधन था टाकीज, अशोका टाकीज, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल था, अलवर की एक शान था और एक यहाँ लोग आते थे बड़ी संख्या में फिल्म देखने के लिए और परिवार का एक मनोरंजन का एक बड़ा साधन था। अश्लीलता नहीं थी, साफ सुथरा काम था। टाकीज से ही जुड़े हुए किशन लाल हमारे साथ मौजूद हैं। किशन लाल जी, कैसा लग रहा है अब आपको कि यहाँ आपने खुशहाली देखी और अब यहाँ वीराना है? बस को देख के साफ बड़ी आत्मांतर होती है, लेकिन क्या करें समय के बदलाव के कारण यहाँ पर जो लोगों को बेरोजगार हो गए हैं, दुकानें तो धंधा पानी ठप हो गया है, स्टाफ हमारे कर्मचारी परेशान हुए पड़े हैं इसके लिए। तो ये अलवर में एक मानवीय स्थिति अशोका टाकीज नाम से ही चलता था। बिल्कुल। और कई बार नई पिक्चर आती और थी, बड़ी नई पिक्चर बड़ी लगती थी जिसकी लाइन लग जाती थी। सारी जेंट्रियाँ खत्म हो गई, सारी जेंट्री आती थी देखने के लिए, बड़ा मजा आता था सब देखने के लिए। तो हालात मतलब बड़े खराब, हालात इस तरह खराब हो चुके हैं, बस कह नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देखा आपने कि किस तरीके से ये जो एक मनोरंजन का बड़ा साधन था आज कैसे अपनी बदहाली पर रो रहा है। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ माध्यम टीवी की एक खास रिपोर्ट रूपक शर्मा अलवर के साथ। तेजस्विनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति की ओर से अलवर में नेशनल लेवल की मिस वर्ल्ड 2020 के लिए 16 दिसंबर को ऑडिशंस रखे गए हैं, जिसमें 18 से 25 साल की बालिकाओं का डांसिंग, रैंप वॉक और एक्टिंग का हुनर परखा जाएगा, जिसे मिस इंडिया यूनिवर्स शिखा तिवारी जज करेंगी। इसके अलावा मॉडल और एक्टर साहिल अर्नेजा जूरी की भूमिका निभाएंगे। यहां से चयनित प्रतिभागी 21 और 22 दिसंबर को कुंभलगढ़ में फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे। समिति के अध्यक्ष कविता बागोतिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में कोविड-19 के चलते प्रतिभागियों की संख्या सीमित रखी गई है। ऐसे में 50 के करीब प्रतिभागी बालिकाएं जिसमें भाग ले सकेंगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऑडिशन का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। नमस्ते, मैं तेजस्वी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति की अध्यक्ष कविता बागोतिया। हम अलवर में अपने मिस वेलनेस का ऑडिशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें 18 से 25 साल तक की बच्चियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उन जो बच्चियां यहाँ पर अपने करती हैं उनको हम लोग ग्रैंड फिनाले कुंभलगढ़ में अपना हम बच्चियों को चाहते हैं कि हमारे अलवर से बच्चियां निकलें आगे और उनके लिए कुछ कर पाएं। आपके गेस्ट कौन कौन हैं? गेस्ट हमारे जूरी मेंबर्स हैं डॉक्टर शिखा तिवारी और उनका अलका जी, हाँ अलका मायरा एंड एंकरिंग में है अमन सतीजा और एक और क्या नाम साहिल अर्नेजा जी, ये सब है। मॉडल भी है, वो अलवर के सीरियल्स में भी काम किया हुआ है जी।
बिल्कुल सर, मैं एज ए जूरी इसमें आ रही हूँ एज ए चीफ गेस्ट, लेकिन क्योंकि ये मेरे अलवर का प्रोग्राम है तो मेरे लिए जूरी होना या चीफ गेस्ट होना मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ की लड़कियां आगे निकले और फिनाले में जीते, ये मेरा मेन मोटिव है। तो मेरी यही इच्छा है कि उनको इतने अच्छे से ग्रूम किया जाए कि फिनाले में जब कुंभलगढ़ में वो जाएं तो यहाँ का हमारा नाम रोशन करें और कुछ वहां से जरूर विजेता बन के लौटे। बच्चियों का किस स्तर से और किस प्रकार आप सिलेक्शन करेंगे वो बता दें। जी सर, इसमें मेनली जो चीज देखी जाती है वो है कॉन्फिडेंस, और हाइट तो क्राइटेरिया रहेगा, मिस में हमेशा रहता है कम से कम 5'5" हाइट हो गर्ल्स की, और रैंप वॉक उनका अच्छा हो, वो तो हमारे द्वारा ही सिखाया जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से परफॉर्म करते हैं, यदि आपके चेहरे पे वो एटीट्यूड है और वो कॉन्फिडेंस है तो आप निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता को। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरा मेन रहेगा मोटिव। ग्रैंड फिनाले कहाँ पर होगा और आपके सेलिब्रिटी कौन होगा? सर, ग्रैंड फिनाले कुंभलगढ़ में हो रहा है 21 और 22 तारीख को। जी, सेलिब्रिटी सर अभी थाईलैंड से आ रहे हैं, जिनकी ही एक विनर है और थाईलैंड से हैं वो, तो वो वहां रहेंगे, साथ में हम लोग तो रहेंगे ही। तो 21 और 22 को फिनाले रहेगा कुंभलगढ़ में। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने आप करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें, खुद को संक्रमित होने और संक्रमण फैलने का जरिया बनाने से बचें। माध्यम टीवी की आप सभी से यही गुजारिश है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।